बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स में टॉपिक है आज हमारा ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। चूँकि ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कोर्स है तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन सी लैंग्वेज को थ्रू आउट डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम सी में इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो आज इसी सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, इसके कुछ फीचर्स देखेंगे और डिफरेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। सी इज़ अ जनरल पर्पस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस से मुराद ये है कि इससे हम ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। बाज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कोई ख़ास काम करने के लिए हैं, सिमुलेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए, लेकिन ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे जनरल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। इन्फ्लुएंशियल है, फाउंडेशनल है और दैट वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 1970s एट बेल लैब्स बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची वो मेन करैक्टर था, रिसर्चर था जिसने इसको डेवलप किया था, और बेल लैब वो वाली लैब थी जहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया था। साथ डेफिनेटली और साइंटिस्ट भी थे लेकिन मेन करैक्टर यही था। C's डिज़ाइन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि पुरानी है, इससे सी से पुरानी है, एंड वाज डेवलप्ड एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर इट्स प्रीडिसेसर। तो इसके जो प्रीडिसेसर थे, जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी, उसको इम्प्रूव किया गया था। डेफिनेटली जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उसमें कुछ नए फीचर्स शामिल किए जाते हैं या प्रीवियस लैंग्वेज की कुछ डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव किया जाता है। तो नई प्रोडक्ट का पर्पस भी यही होता है। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेजेस आर डिस्कस्ड हियर। सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। अब ये डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो इनके नाम से जाहिर है कि सी लैंग्वेज सिंपल है और एफिशिएंट भी है। सिंपल से मुराद क्या है, मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होगी स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं प्रिंट एफ। अब प्रिंट जो है ये हमारी कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है जी। हम कॉमनली इसको अपने रियल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसके जो कीवर्ड्स हैं वो या फिर इसके जो फंक्शंस हैं वो डेस्क्रिप्टिव हैं, सिंपल हैं, इसको राइट करना सिंपल है, लेकिन एफिशिएंट भी है। साथ ही साथ जो हम काम करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसको हम रीजनेबल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने के बाद अचीव कर लेते हैं। C is designed to be a simple and efficient programming language. It provides a small set of keywords and constructs. अब keywords हमने previous session में भी, लेक्चर में भी देखे थे। 32 keywords हैं और constructs आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि छोटे छोटे स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स को कंस्ट्रक्ट कहा जाता है, जैसे कंडीशंस, लूप्स, आगे चल के हम देखते हैं। मेकिंग इट रिलेटिवली ईजी टू लर्न एंड यूज़। तो इन जब कंस्ट्रक्ट्स को हम लर्न कर लेते हैं, इन कीवर्ड्स के बारे में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर प्रोग्राम लिखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। C's डिज़ाइन फोकसेस ऑन गिविंग प्रोग्रामर्स कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर एंड मेमोरी रिसोर्सेज। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। इसी वजह से सी लैंग्वेज को बाज़ रिसर्चर मिड लेवल या लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज डिफरेंट जो इसके एरा की लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह की लैंग्वेजेस हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कुछ रिसर्चर इसको हाई लेवल भी कहते हैं। हाई लेवल उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो ह्यूमंस उसको इजीली रीड कर सकें। तो हम इसको रीड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को, इसके बावजूद इसको लो लेवल या मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है
कि सी के ज़रिए से हम हार्डवेयर और मेमोरी रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, डिफरेंट और बेशुमार, उनमें लो लेवल रिसोर्सेज को आप, हार्डवेयर को, मेमोरी को आप एक्सेस नहीं कर पाते। इट इज़ द रीज़न। अब ये एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे शो किया गया है। तो टॉप पे जो पहली लाइन है, इंक्लूड stdio.h, ये प्रीडिसेसर या हेडर फाइल इसको कहा जाता है। stdio ये हेडर फाइल का नाम है। std फॉर स्टैंडर्ड, io फॉर इनपुट आउटपुट, h फॉर हेडर फाइल। और उसके बाद अगर फर्दर आप देखें तो C का जो हर प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, हर प्रोग्राम। ठीक है जी, जैसे आप देखें ये मेन फंक्शन है और फिर ये इसका स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और ये इसके क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ये इसकी मेन बॉडी की लिमिटेशन को बता रहे हैं कि कहाँ से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमारे मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आएंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिनके साथ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एसोसिएट हो सकती हैं, उनमें हम ये करली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे उसकी बाउंड्री, उसका स्कोप बताने के लिए। ठीक है जी। फिर ये सिंपल एक फंक्शन यूज़ किया गया, ये stdio.h लाइब्रेरी का फंक्शन है, printf, जो कि कंसोल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर ये एक इंस्ट्रक्शन और लिखी हुई है, रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो से क्या मुराद है? चूंकि इस मेन फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो इसे इंट टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हम ये रिटर्न टाइप वगैरह लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, इंटर में या इवन मैट्रिक में, तो उनको पता है जो हम फंक्शंस बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें फंक्शन सम टाइम कोई वैल्यू रिटर्न भी करता है। तो ये मेन फंक्शन, इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट मेंशन्ड है, इसलिए इसे कुछ वैल्यू रिटर्न करनी थी, तो यहाँ पर ज़ीरो रिटर्न किया गया। चलें जी, ये थोड़ा सा हम इसको रिटर्न के बारे में भी आपका क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले चूँकि ये हमारा स्टार्ट है, आपके लिए फ़िलहाल ये मैं डेव C++ IDE यूज़ कर रहा हूँ, तो स्पेसिफ़िकली आपके लिए एक प्रोजेक्ट नया बना लेते हैं C लैंग्वेज, और नेम हम इसका रख लेंगे BSCS एंड किप्स। ठीक है जी। और इसको सेव कहाँ पे करेंगे हम? इसको किसी आपका सेपरेट फोल्डर भी मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे ही सेव कर लेते हैं। किप्स और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और ये आपके हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर एक बना लेते हैं हम। प्रैक्टिकल्स। ओके, एक लाइन नहीं, कहां से क्या होगा? ओके, वो देखिए बॉटम पे उसने कौन बोला है? गेट ch क्यों यूज करते हैं? नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा।
अभी देखें ये आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, वो पुराने कंपाइलर्स थे जहां पे हमें getch यूज करना पड़ता था, ठीक है। अब इन नए कंपाइलर्स में इस तरह का इशू कोई नहीं है, अगर आप यूज करेंगे। पर्पस getch एक फंक्शन है बिल्ट इन, जो कि एक करैक्टर getch की फुल फॉर्म आप कह सकते हैं गेट करैक्टर, वो यूजर से एक करैक्टर गेट करता है, रिसीव करता है। तो उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी है, लेकिन जो आप सिनेरियो बता रहे हैं वो पुराने कंपाइलर्स होते थे। एनी हाउ, हमारे आज के टॉपिक में ये इतनी डिटेल शामिल तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आप फंक्शन लिखते हैं, किस तरह से उसकी रिटर्न टाइप है। एनी हाउ, तो सी लैंग्वेज सिंपल और एफिशिएंट भी है, और इसमें कीवर्ड्स 32 इसके यहाँ पे सी लैंग्वेज में मौजूद हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद हैं, आप इन नेम्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, किसी चीज का नाम आप इन 32 में से नहीं रख सकते, ठीक है जी, ये रिजर्व्ड हैं, ठीक है। जिस तरह से किसी भी ट्रेन की, प्लेन की, किसी गाड़ी की सीट रिजर्व करवाई जाती है, वहां पर सिर्फ वही बंदा बैठेगा जिसने रिजर्व करवाई है। द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। ये कीवर्ड्स किसी खास पर्पस के लिए हैं और इनको उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। किसके हिसाब से, सॉरी, अच्छा जी, अभी तक भी ये आवाज आ रही है कि रिटर्न की समझ नहीं आई। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, कोई ऑफिस बॉय है आपके पास, तो आप उसे कहते हैं कि जी ये पैसे ले जाओ और मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये फंक्शन लिखा, ये वाला सम का, आपने उसे कुछ ये पैसे दिए, कुछ डाटा उसे दिया, ठीक है, और उसे कहा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अब उसने क्या करना है, वो आपसे पैसे ले गया, नाउ जब वो वापस आएगा वो आपको कुछ रिटर्न करेगा ना, कोल्ड ड्रिंक। द सेम थिंग इज हियर। जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो फंक्शन सम टाइम कुछ वैल्यूज डिमांड करता है, कर सकता है, ठीक है जी। तो वो वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। फिर वो फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है, कोई वैल्यू। जैसे आपको रियल लाइफ में बताया कि आपने वर्कर को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि जी मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए, तो वो आपको ला के कोल्ड ड्रिंक देगा। तो फंक्शन जो होते हैं जिनकी हम रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब लाजमी नहीं है कि फंक्शन ने 0 रिटर्न करना है या इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, इट डिपेंड्स। फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, जो भी आपके डाटा टाइप्स मौजूद हैं स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे एज अ रिटर्न टाइप आप यूज कर सकते हैं। बट अगेन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लिखेंगे उसी तरह से, ठीक है जी। तो ये 32 कीवर्ड्स हैं। उसके बाद सी कंस्ट्रक्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जब भी सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो हम इससे मिलती जुलती कुछ स्टेटमेंट्स लिखते होंगे जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स इन सी लैंग्वेज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है जी। बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक कंपोनेंट्स को कहा जाता है। अगर ड्रेस स्टिच करना है उसमें क्लॉथ होता है, रॉ क्लॉथ होगा, उसमें वो धागा होगा, नलकी जिसे आप कहते हैं, फिर मशीन, सीविंग मशीन होगी और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होंगी जिनको प्रॉपर स्टिच करके एक ड्रेस जो है वो मुकम्मल होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब इसी तरह से अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें क्या है जी, ईंट है, सीमेंट है, रेत है, सरिया है, बजरी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं सी के, ये सी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दैट एनेबल यू टू राइट स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल कोड। अब ये आपको प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए आपको पूरा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इन कंस्ट्रक्ट्स को समझ जाते हैं तो फिर प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है।
तो उसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्ट शामिल हैं? स्टेटमेंट्स, जैसे जैसे ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है जी, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सी प्रोग्राम, दे कैन बी सिंपल और कंपाउंड। अब फिर आगे उसकी कई तरह की मतलब उसकी लेवल हो सकता है सिंपलिसिटी का, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है। वेरिएबल्स हैं, अब मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको बताता चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल वेरिएबल क्या होगा? इंट टाइप का वेरिएबल आपने लिखा एन में आपने वैल्यू स्टोर कर दी 34, ठीक है जी। और चलो आप सम को ही कॉल करते हो, 23 के साथ आप कॉल कर लेते हो, या फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं m इक्वल 56। अब यहाँ पे आप इस सम फंक्शन को कॉल करने के लिए n और m पास कर देते हैं, ठीक है जी। जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एक क्या कह रहा है जी? 90, ठीक है जी, 90 इसका रिजल्ट आ गया। तो ये वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज, दे नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डाटा टाइप बिफोर दे कैन बी यूज्ड। तो डाटा टाइप क्या है यहाँ पे? डाटा टाइप है ये इंट टाइप के। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट इज डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स आपको मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ये इंट डाटा टाइप है, तो इसके अलावा बेशुमार डाटा टाइप्स हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी हैं? इंट है, 4 है, फ्लोट है, डबल है, और इसके अलावा भी बेशुमार हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, एंड सो ऑन। ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की बेशुमार टाइप्स हैं। ऑपरेटर्स जिस तरह से सिंपल ऑपरेटर्स के बारे में आप जानते हैं, अरिथमेटिक, ठीक है जी। अरिथमेटिक कौन से? अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे यहाँ पे हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से प्लस को यूज किया है। तो अरिथमेटिक के अलावा कुछ और सेट ऑफ ऑपरेटर्स भी हैं, रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, इज इक्वल। फिर लॉजिकल हैं, लॉजिकल क्या है जी? एंड और नॉट। फिर बिटवाइज हैं, बिटवाइज में बेशुमार हैं, एंड ऑपरेटर ये भी, और उसमें राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट वगैरह। और ये इसको फिर कभी डिस्कस भी किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक ऑपरेटर्स की टाइप है, सिंपल सा इनका ये बिट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली इक्वल ऑपरेटर होता है, जो कि डाटा वैल्यूज के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। ऑपरेटर्स के बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सी लैंग्वेज का, बल्कि हर लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट है। इसमें इफ आ जाता है, एल्स इफ आ जाता है, स्विच आ जाते हैं, और इफ का और भी वेरिएशंस हैं, इफ एल्स पूरा एक लैडर आ जाती है। फिर उसके अलावा लूप्स आ जाते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल्स। सी में ये 3 तरह के लूप सपोर्ट किए जाते हैं। सॉरी, इफ कहां पे यूज होता है? ये लें जी, इफ यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इफ m इज लेस देन n, ठीक है। m ये दरमियान में मैंने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। इफ दिस, तो मैं कहता हूं प्रिंट एफ, मैं कहता हूं कुछ भी, m इज स्मॉलर देन n, ठीक है जी। एल्स मैं कहता हूं m इज नॉट स्मॉलर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसके साथ आप स्टार्ट पे बैकस्लैश n अगर यूज कर लेंगे तो ये नई लाइन पे शो करेगा, अदरवाइज वो प्रीवियस लाइन पे ही, ठीक है जी। तो आप ये देखें क्या कह रहा है, m इज नॉट स्मॉलर, ठीक है जी, बिकॉज हमें पता है कि m की वैल्यू 56 है, m स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर n एक्चुअली। तो ये आपके इफ कंडीशन, इस तरह से लूप भी आपके यूज होते हैं। बिकॉज आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका ये स्कोप नहीं है कि हम इफ कंडीशंस को, लूप्स को डिटेल में जाकर डिस्कस करें, लेकिन आगे चल के हमारी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चला जाता हूँ। अगर आप लूप की बात करें तो लूप हमारे पास, मैं एक लूप डिस्कस कर लेता हूँ, फॉर लूप, ठीक है जी। इंट आई, और फॉर लूप आप यूज करते हैं
कोई स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए 1 i इक्वल 1 i इज लेस देन इक्वल 10 i प्लस प्लस, और आप यहां पे करते हो प्रिंट एफ 10 into I, it is variable, so I have to use this %d I, then अब ये मैं एक टेबल प्रिंट करवाने लगा हूं, is equal to %d I into 10। ठीक है जी। अब ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने लूप यूज कर लिया। जिन्होंने पहले किया हुआ है प्रोग्रामिंग, उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं जो पहले प्रोग्रामिंग नहीं की, जिन्होंने ये टेबल हमने प्रिंट किया, यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे आई प्रिंट हो गया इक्वल 10 इक्वल 1, समथिंग इज मिसिंग हेयर, चेक करते हैं इसको। अब ये देखें जी, ये टेबल उसने प्रिंट कर दिया है। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, लेकिन वो इस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो इस तरह के बेशुमार पर्पस के लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये एक स्टेटमेंट थी, इसको 10 दफ़ा उसने प्रिंट करवाया फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो ये जो आपके लूप्स हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सी कंस्ट्रक्ट्स हैं। लूप में आपका फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है। उसके बाद फर्दर जो कंस्ट्रक्ट्स हैं आपके फंक्शंस, जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है, ये सम एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि बिल्ट इन है, जैसे ये बार बार मैं प्रिंट एफ यूज कर रहा हूँ, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये पहले से बनाया है। लेकिन जो यूजर डिफाइंड है वो यूजर खुद लिखता है फंक्शन। Functions are blocks of code that can be called and executed when needed. They can be predefined or user defined. दो तरह के हो सकते हैं, predefined भी हो सकता है, user defined भी हो सकता है। Arrays हैं, arrays एक ये collection of similar data होती है। Arrays are collection of similar data types grouped under a common name. They allow you to store multiple values of the same type. अब ये मैं आपको चंद मिनट में सारी चीज़ें बता तो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा जो है ना वो हो जाएगा इसको, जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हुई। तो ये भी जिस तरह से हमने सिंपल एक वैल्यू स्टोर की है इंट टाइप की, आप सेम इंट टाइप की ज़्यादा वैल्यूज अगर स्टोर करनी हो, एक्सेस्ड बाय अ सिंगल नेम एंड यूजिंग इंडेक्स, तो आप अरे यूज़ करते हैं। लेटर ऑन इसको देखेंगे हम फर्दर। फिर उसके बाद पॉइंटर्स हैं। अब ये पॉइंटर्स वो आपका टॉपिक है जो हमने कहा था कि जिसकी वजह से सी लैंग्वेज मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करती है, ठीक है, जिसकी वजह से सी लैंग्वेज को मिड लेवल या लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस से मुराद ये कि रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करती है ये। दे एनेबल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड मैनिपुलेशन। तो ये डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है। इस वजह से सी लैंग्वेज को लो लेवल या मिड लेवल लैंग्वेज भी बाज रिसर्चर कहते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम सिस्टम की हार्डवेयर, उसके रैम को भी एक्सेस कर पा रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स अलाउ यू टू ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। तो आप एक से ज्यादा डाटा टाइप्स को एक ही नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप कंबाइन कर लेते हैं, ग्रुप बना देते हैं। दे आर यूज टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आपने डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए सम टाइम आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, जो कि आपके सिंपल वेरिएबल्स डाटा टाइप्स आपकी जिसको टैकल नहीं कर पा रहे होते, इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग चार वगैरह टैकल नहीं करते, तो उसके लिए फिर आपको सम टाइम स्ट्रक्चर यूज करना पड़ते हैं। यूनियंस आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स बट
शेयर मेमोरी स्पेस फॉर देयर मेंबर्स, ओनली वन मेंबर कैन हैव अ वैल्यू एट अ टाइम। तो ये भी स्ट्रक्चर की तरह से है, लेकिन ये मेमोरी इनकी कॉमन होती है, कोलेक्टिव मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं ये। फिर उसके बाद इनम्स हैं, ये भी आपके स्ट्रक्चर्स की तरह से ही हैं। इनम्स आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जिस तरह से वहां पर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को कंबाइन करते हैं, ये है ही यूजर डिफाइंड, दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास कोई इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक नाम दिया गया होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और इनम्स ये कोई स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेसिफिक टाइप की स्पेशल किस्म की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और इनम्स यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स थे सी लैंग्वेज के। तो ये इसका एक फीचर है सिंप्लिसिटी। फिर इसमें एक और कंस्ट्रक्ट आ रहा था इनपुट आउटपुट, जैसे हमने प्रिंटएफ किया यूज किया है हमने, इसी तरह से आप स्कैनएफ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रिंटएफ यूज होता है स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर कोई स्ट्रिंग वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह प्रिंट करने के लिए, और स्कैनएफ यूज होता है यूजर से वैल्यूज एज एन इनपुट लेने के लिए। तो ये भी आपका कंस्ट्रक्ट है। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे हमने stdio.h को इंक्लूड किया, ये आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, दिस वन। तो इसके अलावा बेशुमार आपकी और भी हेडर फाइल्स हैं stdio के अलावा। फिर रिकरियन है, ये एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। सी सपोर्ट्स रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है जी। फिर फाइल हैंडलिंग, आप डिफरेंट फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। एफ ओपन जो फंक्शन है, ये फंक्शन फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है। एफ क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए। एफ रीड फाइल में से कोई डाटा कंटेंट रीड करने के लिए। एफ राइट डाटा या कंटेंट फाइल के अंदर राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स। फिर उसके बाद लो लेवल फीचर्स। ओके, लो लेवल फीचर्स, जिस तरह से हमने प्रीवियसली बात की थी सी कंस्ट्रक्ट्स में पॉइंटर्स की, तो पॉइंटर्स और पॉइंटर्स के अलावा कुछ और यहाँ पे फीचर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बनाते हैं। सी ऑफर्स लो लेवल फीचर्स लाइक डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन, bit level operations and pointers which allow programmers to access and manipulate memory addresses directly. You can access random access memory directly. आप डायरेक्ट उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर है, उसमें पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर मेमोरी एड्रेसेस। दे अलाउ यू टू डायरेक्टली एक्सेस एंड मॉडिफाई द कंटेंट स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है जी। यू कैन यूज द डीरेफरेंस ऑपरेटर स्टार टू मैनिपुलेट द वैल्यू पॉइंटर टू बाय अ पॉइंटर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, हमने प्रोग्राम लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने दो जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। यहाँ पे मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, इंट ptr। अब ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस, और मेमोरी एड्रेस एक्सेस करने के लिए, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करने के लिए आप एम्परसेंड साइन यूज करते हैं। ठीक है जी। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं इस वेरिएबल को, तो देखिए ये क्या आपको रिटर्न करेगा। प्रिंट एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पुट हियर बैकस्लैश n फॉर शोइंग योर रिजल्ट ओवर अ न्यू लाइन। तो यहां पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूं एस्ट्रिक ptr, एंड इसके साथ में दोनों चीजें। ओके, सेमीकोलन इज मिसिंग हेयर, जिसका वो एरर दे रहा है। ओके जी, ये देखें उसने हमें बैकस्लैश n भी यूज करना है, किया हुआ है। अगर आपने इस ptr, ये जो पॉइंटर आपका है, इसमें स्टोर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू आपने एक्सेस करनी है, तो आप इसे पहले स्टार पुट कर देंगे।
तो आप कहेंगे वैल्यू, बल्कि इसको आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ m, ठीक है जी। और अगर आपने इसका एड्रेस एक्सेस करना है फिर आप डायरेक्ट ptr को एक्सेस करेंगे, वैल्यू ऑफ m stored at address of RAM। इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं। तो देखें वैल्यू ऑफ m स्टोर्ड एट, पहले वैल्यू ऑफ m आ गई, वैल्यू क्या है 56, वैल्यू ऑफ m स्टोर्ड एट एड्रेस ऑफ रैम दिस वन, ये रैम का एड्रेस है। तो अब ये जो पॉइंटर्स हैं ये मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस इसके ज़रिए किया जा सकता है। इसी वजह से हम सी लैंग्वेज को, बाज़ जो रिसर्चर्स हैं सी लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं कि आप रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे होते हो, ठीक है जी। सो these are the low level features by using pointers। ओके, इससे नेक्स्ट इसका जो फीचर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो ये हमने पहले भी बात की थी प्रीवियस सेशन में भी कि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड से मुराद क्या है कि ये मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है इसकी एग्जीक्यूशन और फिर स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज, जैसे आप देखें मैं आपको यहाँ से प्रोग्राम जो हमने लिखा हुआ है वहाँ से समझाता हूँ। यहाँ से ये इसका एंट्री पॉइंट है, उसके बाद लाइन नंबर 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, जो इंस्ट्रक्शन जिस सीक्वेंस से आती जाएगी वो एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। ये इसकी सिंपलेस्ट सी अंडरस्टैंडिंग है। Structured programming is a programming paradigm that emphasizes to use of structured control flow। Control flow कहते हैं कि हमारी instructions कैसे मतलब एग्जीक्यूट होंगी, उसका कंट्रोल फ्लो क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो सिंपल फ्लो है आपका, लीनियर फ्लो, लाइन नंबर 8, 9, 10, 11 सो ऑन। फिर आगे देखें ये इफ एल्स आ गया, ये आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप फ्लो को मजीद कंट्रोल कर रहे हैं, इतने से कंसेप्ट्स इसमें बहरहाल शामिल हैं। एंड मॉड्यूलर डिजाइन टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड। तो ये एक टॉप डाउन सीक्वेंस के साथ इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की ये आप समझ लें कि मेन इसकी प्रॉपर्टी। इंक्लूड्स क्लियर कंट्रोल स्ट्रक्चर, इट है एक्चुअली, ये इन नहीं है। इट इंक्लूड्स क्लियर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट। सिंगल एंट्री कौन सी है, मेन फंक्शन। नो गो टू स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई गो टू स्टेटमेंट नहीं है। मॉडुलराइजेशन है, रीडेबिलिटी है, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस है, कोड रीयूजेबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप्स। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के। तो इन इंक्लूड्स की बजाय आना है इट इंक्लूड्स, तो उसको हम अभी करेक्ट कर लेते हैं, वेयर इट इज ओके, इसको मैं लेटर ऑन कर लूंगा बहरहाल। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बेशुमार हेडर फाइल्स हैं जिनमें से एक हमने यूज़ की है stdio। उसके अलावा जो है stdio है इनपुट आउटपुट प्रिंटफ स्कैनफ वगैरह के लिए। stdlib है लाइब्रेरी, इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं, malloc मेमोरी एलोकेशन, फ्री एग्जिट और स्ट्रिंग डॉट है, ये स्ट्रिंग के फंक्शंस को सपोर्ट करती है, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग कंपेयर वगैरह। मैथ लाइब्रेरी है, फिर सी टाइप लाइब्रेरी है, टाइम लाइब्रेरी, और इसके अलावा भी बेशुमार हैं, ठीक है जी, हेडर फाइल्स। फिर उसके अलावा इसके कुछ फंक्शन हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस, प्रिंटफ, स्कैनफ, malloc, फ्री, स्ट्रिंग लेंथ, ये स्ट्रिंग डॉट एच से हैं, स्क्वायर रूट, साइन, कॉज, मैथ से हैं। फिर इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, फिर उसके अलावा टाइम, सी टाइम, डिफ टाइम, मैम कॉपी, मैम सेट, ये सारे इसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, ठीक है जी। फिर कंपाइलर बेस्ड है ये, मतलब कंपाइल होता है हमारा सी का प्रोग्राम, इसको हम किसी कंपाइलर को यूज़ करते हुए कंपाइल करते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई एरर होगा तो वो शो कर देगा, अदरवाइज आपको आउटपुट शो हो जाएगी। एक्सटेंसिव यूजेज, इसका यूजेज बेशुमार जगहों पे है, किसी एक जगह पे नहीं, इवन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है जी। फिर उसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है। बेशुमार लैंग्वेजेस का जो कोड है वो सी लैंग्वेज से कहने के इनहेरिटेड है, सी लैंग्वेज की तरह का है, ठीक है। उसमें C++ है, जावा, C#, सारे सी का सिंटैक्स और इसके कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे कुछ इसके फीचर्स थे सी लैंग्वेज